प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद दुनिया जैसे हिलकर रह गई है और हर किसी को अपनी पड़ गई है। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप को तो पड़ी है, ज़ाहिर है इनवर्ड अप्रोच है तो उनकी। भाई हर एक को अपनी पड़ी होती है और क्या होती है, नहीं, किसी उससे और की पहले कुछ पड़ेगी। इत्तेहाद भी थे ना, आप नेटो देख लें, आप बाकी मुआहदे देख लें, सबके अपने अपने ब्लॉक्स थे। इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी, लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है कि ट्रंप बताएंगे इंडिया कहाँ जाएगा तेल लेने। सही है। तो अब जो डील्स हो रही हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स, ये भी रिपब्लिक डे हुआ इंडिया में, तो वहाँ पर एक बड़ी डील हुई, उसकी बात हम करेंगे कि उसमें कितना दम है, कितना पानी है, कब तक वो मटीरियलाइज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इंडिया को हुक्म दिया है कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदें, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है उसके ऊपर मिल्कियत अमेरिका की हो चुकी है, उन्होंने लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं अमेरिकन एंटिटीज़ को। सो अब इस मार के बाद, पहले टैरिफ की मार और अब ये कि तेल इधर से खरीदें, इंडिया क्या इस पर रिस्पॉन्स देगा? अभी तक खामोशी क्यों है वहाँ? क्या ये भी टैरिफ डील की तरह तेल देखो तेल की धार देखो वाला हिसाब होगा कि इंतज़ार करें या फ़ौरन जाना पड़ेगा? देखिए, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब है। ये प्रपोजल अमेरिका ने दी है इंडिया को, इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि हमने बात कर ली इंडिया से और इंडिया वेनेजुएला ऑयल लेगा जी। और साथ ये कहा कि ईरान से ऑयल नहीं लेगा, वेनेजुएला से लेगा। जी। ये पहली दफ़ा उन्होंने ईरान का जिक्र किया है, क्योंकि इंडिया तो रूस से रशियन क्रूड पे हाँ, था। पहले तो हाँ। वही इशू था ना, रशियन क्रूड। जी। और वेनेजुएलन क्रूड है वो रशियन क्रूड जैसा है, ईरानियन क्रूड नहीं है उस तरीके। जी। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसने ईरान का नाम लिया है, रशिया का नाम नहीं लिया। जी। मगर दूसरी बात ये है कि वेनेजुएलन ऑयल जो है वो तो मैक्सिमम 1 मिलियन 2 मिलियन बैरल्स, इससे ज़्यादा तो प्रोडक्शन ही नहीं है वहाँ, और उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। अच्छा। और उसको ठीक करने में, अमेरिकन कंपनीज को वहाँ जाके करने में, वो तो 5 साल का प्रोजेक्ट है। और अभी तो अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो जाने से कतरा रही हैं। वो तो अभी मीटिंग हुई थी ऑल द टॉप ऑयल एग्जीक्यूटिव्स विद प्रेसिडेंट ट्रंप कि जी हमें कौन सी गारंटीज देंगे कि ये चलेगा मामला, नहीं चलेगा, हम बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बड़ा पुराना है एंड सो ऑन। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ये जो तेल वेनेजुएला का है, ये तो हमारी अपनी जो रिफाइनरीज हैं टेक्सास में और नीचे के जो स्टेट्स हैं वहाँ, अच्छा। उनके लिए थी, ये लुइसियाना के लिए। तो ये आप हमें देंगे फॉर अमेरिका, फॉर आर रिफाइनरीज, या ये ईरान से आप ख़त्म करेंगे या रशिया से? इट्स नॉट क्लियर। और ट्रंप मतलब बोल रहा है, बस जो उसकी आदत है बोल देता है और बाद में सोचता है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं भी खुद कंफ्यूज था कि उसने ईरान का नाम लिया, रशिया का नाम नहीं लिया। फिर सबसे पहले प्रेशर तो आयशा रशिया का था ना, जिसकी वजह से टैरिफ और इंडिया को यही कह रहा था कि रशिया से आपने नहीं लेना। हाँ। और आज ऑल ओवर सडन हो गया कि ईरान से नहीं आपने लेना। अच्छा, बात यह है कि वो ईरान से तो ले रहे हैं जी। रशिया से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले रहे हैं, और तो इसलिए इंडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इंडिया नहीं मानेगा बात। ओके। वो जैसे देखिए ना, हमने भी अमेरिका से थोड़ा सा ऑयल ले लिया ना कुछ करने के लिए। जी। ठीक, अभी एक शिपमेंट अभी आई है, 1-2 और आएंगी। दैट इज़ अ स्टॉप गैप मेजर कि यार ये हमारी गले पे ना पड़े तो ले लो इनसे भी थोड़ा सा। बाकी इंडिया जो है वो भी ऐसे ही करेगा, वो थोड़ा बहुत कहेगा अच्छा हम ले लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। बट बेसिकली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो इतना तब्दील नहीं करेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि रातों रात ये तब्दील हो जाए। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो किसी न वो एक उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर दिया है जी। अब वहाँ से वो निकलना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ थोड़ा बहुत मेरे साथ कुछ तावन कर ले और मुझे एक्सक्यूज़ मिल जाए निकलने का। हाँ, जिससे वो ईरान के बारे में वो लगा हुआ है, हर जगह पोजीशन की है। हाँ, और वहाँ भी वो अब ढूंढ रहा है कोई रास्ता निकलने का। और अभी उसने कहा कि हमारी बातचीत फिर शुरू हो गई है वाया थर्ड पार्टी। ठीक, तो बातचीत किस चीज़ की हो रही है, मैं अभी आता हूँ उसकी तरफ। तो ये इंडिया के साथ भी ऐसे ही है, इंडिया की तरफ से कोई पक्की बात नहीं हो रही। वो चुप करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अभी रूसी भी तो वहाँ से होके गए हैं ना इंडिया से। जी। तो इसलिए इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू केव इन, ये मैं आपको बता दूं। केव इन से मुराद ये है कि इंडिया नहीं, घुटने नहीं टेक देगा डोनाल्ड ट्रंप के आगे। थोड़ी बहुत कंसेशन जरूर देगा, बिकॉज उसकी वो बाकी नेगोशिएशंस भी अभी रुकी हुई हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप अभी एक फेस सेविंग, अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई रास्ते ढूंढ रहा है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जैसे थोड़ा सा दे दिया, इंडिया भी थोड़ा सा दे देगा, वेनेजुएला ने भी दे दिया है कि अच्छा जी ठीक है बताएं क्या करना है, ये क्या है, मगर रिजीम चेंज नहीं होने देनी, वही चलेगा वही सिलसिला पुराना, मगर चलेंगे थोड़ी सी नेगोशिएशन हो जाती। ईरान के साथ भी बिल्कुल यही है, पहुँच के वहाँ धमकियाँ लेके जहाज़ लेके आ गया कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कभी किया कुछ नहीं। और अभी सब लोग लगे हुए हैं उसको समझाने में। अब वो आगे से कह रहा है मुझे रास्ता दे निकलने का यहाँ से। और वो क्या रास्ता मांग रहा है? वो कह रहा है 3 चीज़ें।
पहले ये है कि जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, जो कि आपकी शायद 50 या 60% तक भी चली गई है इन्रिचमेंट, वो जितना भी है वो सारे का सारा हमारे हवाले करें। अच्छा। और साथ ये भी कह रहा है कि वो अगर हमारे हवाले कर देते हैं और आपको पीसफुल यूज़ के लिए यूरेनियम चाहिए तो हमको थर्ड पार्टी से आपको दिलवा देते हैं। ये के थ्रू। ठीक। और वो थर्ड पार्टी पाकिस्तान भी हो सकती है, इसराइल भी हो सकता है और अदर्स भी हो सकते हैं। तो वो आप अपना दे दें हमें और हम जितना देंगे फिर उसको हम मॉनिटर करेंगे कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, सो ऑन सो। एक तो ये। अच्छा, दूसरा वो कह रहा है अपना मिसाइल्स जो है इसको ख़त्म करें, इसको फ्रीज करें और फिर जो अपनी मिसाइल रजीम जो है उसका भी एक्सेस हमें दें, हमें बताएं कितनी है, कहाँ है, ये है, वो है। और तीसरी चीज़ वो तेल के बारे में, और कि आगे आप हम डिस्कस करेंगे सैंक्शंस कैसे कितनी होनी है, कैसे होनी है, कितनी कम करनी है, कितनी रहनी है, किस स्टेज पे होनी है, वो हम करने के लिए तैयार हैं। मगर और फाइनली यही है कि फिर आप जो एक्सपोर्ट कर रहे थे प्रॉक्सीज ख़त्म, और हमने जितनी डैमेज कर सकते थे प्रॉक्सीज को हमने किया और भी करेंगे, और अब आपने कोई पंगे वंगे नहीं लेने। तो ये चीज़ें अब टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप ने रखी हैं, और ईरान इनमें से किसके बारे में बात करेगा और किसके बारे में नहीं करेगा, मेरा तज्जिया ये है कि वो न्यूक्लियर जो इशू है उसके ऊपर बात करेगा, बिकॉज मेरा अपना ख्याल है वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते थे। अच्छा। मगर वो इज्जत की बात थी, इसलिए वो उन्होंने पोजीशन ली हुई थी कि हमारा हक है, मगर ये नहीं कि हम बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है अब उन्हें इस बात का एहसास है कि वो नहीं बना सकेंगे, काफ़ी डैमेज भी और भी कर सकते हैं। इकोनॉमी के भी इश्यूज अपनी जगह। इकोनॉमी में बहुत बड़े इश्यूज हैं, तो सैंक्शंस और उसको हटाना इज द कोर इशू। और दूसरी चीज़ ये है कि मिसाइल्स के बारे में वो कभी भी नहीं उसको छोड़ेगा, ना ही बताएगा, ना ही करेगा, ना ही कम करेगा। वो उसका एक ही लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसकी वजह से आज अटैक नहीं हुई। जाहिर है, हाँ, इसराइल भी रुका हुआ है, सब रुके हुए, और वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। तीसरी चीज़ है वो ये कहेगा कि सारे सैंक्शंस हटाओ, हमारे पैसे जो आपने फ्रीज किए हैं वो भी हमें दो, जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानेगा। सो आई थिंक इस किस्म की चीज़ है। और फिर जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ह्यूमन राइट्स और ये वो और फ्रेश इलेक्शंस और इस किस्म की बातें भी ठोक दी हैं। तो मेरा ख्याल है ये एजेंडा बड़ा मुश्किल है, मगर कॉम्प्रोमाइज़ अगर होनी है तो वो न्यूक्लियर के ऊपर होगी, बिकॉज अब न्यूक्लियर में इतनी जान नहीं रही ईरान की। ठीक। अब उनका जो सारा फोकस ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस इज ऑन नॉट ऑन एक्वायरिंग अ न्यूक्लियर वेपन बट ऑन द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड अदर स्टफ। तो आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात शुरू होने के बाद वो बहरी बेड़ा तो वापस रवाना होने का जवाब मिल जाएगा? हाँ, फिर मिलेगा, मगर अब सवाल ये है कि ये तो कोई जल्दी नहीं होने वाले। हाँ, ये तो वक्त लगता है इन चीज़ों में। बहुत मामला। तो अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि चुप करके बैठा रहे और धमकियाँ देता रहे और नेगोशिएशंस होते रहे। अच्छा, बाय द वे, इस नेगोशिएशंस के अंदर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और कतर दोनों इन्वॉल्व हैं। अच्छा। हाँ, इससे ज़्यादा बात मुनासिब नहीं है। दोनों मुल्क जो है ये हेल्प कर रहे हैं टेंशंस को डिफ्यूज़ कर रहे हैं, ईरान की डिफ्यूज़ करने की। अच्छा। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई रजीम चेंज फार्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। तो अब देखना ये है कि ये 2 दिन का हमला करके और फिर जाता है घर, या कोई नेगोशिएशन करके कुछ लेके और फिर घर जाता है। तो इसके ऊपर आई थिंक अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। जिस तरह की सिचुएशन है कि वो कहीं टैरिफ के मामले पे और कहीं रिजीम चेंज के मामले पे अड़े हैं, ऐसे लगता है कि वो खुद भी शायद ओवर स्ट्रेच फील कर रहे हैं। बट मीनवाइल जो दुनिया में गहमा गहमी लगी है कि हमने देखा फ्रेंच प्रेसिडेंट के बाद कियर स्टार्मर, यूके प्राइम मिनिस्टर, वो चले गए, पहुंच गए चाइना के पास। इसको बड़ा डेंजरस करार दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे इधर पहुंचे हुए हैं इंडिया, और उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स कर लिया, जिसको इंडिया के लिए विन विन कहा जा रहा है हर तरह से। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, चाइना की तरफ मैं बाद में आऊँगी, सिटी साहब 18-20 साल से ज़्यादा शायद इस मुआहदे पर ये बैठे रहे यूरोप और इंडिया, लेकिन वो तोड़ पे नहीं पहुँच सकी, फाइनलाइज नहीं हुई थी। अभी फाइनलाइज हो गई है, मटेरियलाइज होने में 1 साल लगेगा। वो क्या बैरियर्स थे जो अब एकदम दूर हो गए, या ट्रम्प फैक्टर है? नहीं, देखो, ट्रम्प का तो फैक्टर डेफिनेटली है ना, कि इसीलिए तो यूरोपियंस भागे इंडिया ऑफसेट करने के लिए कि भाई हमारी डिपेंडेंसी जो है यूएस के ऊपर फॉर एक्सपोर्ट्स, वो अगर उसने हमारे पे टैरिफ्स लगाने हैं और हमें तंग करना है, हमें नई मार्केट्स चाहिए। अच्छा, उनकी जो मेजर मार्केट्स जो अमेरिका की जो है वो गाड़ियाँ और विस्की एंड स्कॉच एंड अल्कोहल और वाइन्स, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो वो अब इंडिया के साथ इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है।
और इंडिया ने मेरा ख्याल है बात कही है कि ठीक है आप कोई 1,00,000 2 लाख गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू इंडिया, ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगेगी। पहले तो बैन थी ना जी, क्योंकि अब मर्सिडीज BMW सारे वहाँ खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी अपनी मार्केट मुतासिर होगी इससे अगर ऐसा तो मगर करें सो देव सैक्रिफाइसिंग दैट कि ठीक है आप एक्सपोर्ट कर लें, जी, तो उसमें अपनी मार्केट तो थोड़ी सी ज़ाहिर गिरेगी। दूसरी चीज़ ये कि वो खुद भी अल्कोहल वाइन शाइन ये चीज़ें बनाते हैं और बाय द वे एक्सपोर्ट भी करते हैं। उनकी आजकल एक बड़ी टॉप क्लास विस्की है जो कि बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है। मगर फ्रांस जो है वो विस्की के लिए फेमस नहीं है, वो वाइन्स के लिए फेमस है, फ्रेंच वाइन्स। तो अब फ्रेंच वाइन्स जो हैं वो अब इंडिया जाएंगी एट लो कॉस्ट, तो दैट विल बी अ वेरी बिग एक्सपोर्ट फॉर देम। इसी तरीके के साथ और भी कोई टेक्नोलॉजी के आइटम्स हैं जो कि अमेरिका एक्सपोर्ट करते थे, अब इंडिया भी जाएंगे वो। सो आई थिंक द यूरोपियंस आर थिंकिंग कि जी हमारी कोई 250 बिलियन डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट थी टू यूनाइटेड स्टेट्स वो अब थोड़ी बहुत शिफ्ट करेगी टू इंडिया। इंडिया तो बड़ा खुश है, जाहिर है, क्योंकि अगर उन्होंने ये दे दिया उनको तो उनकी जो सारी जो टेक्सटाइल्स हैं और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूरोप वो तो ज़ीरो पे जाएंगी अब। सो इसका जो रियल कॉन्सिक्वेंस ये नहीं है कि जी इंडिया और यूरोप का फ़ायदा, वो तो होता है जब तजारत बनती है, दोनों को फायदा होता है, मगर हमारे पे क्या असर पड़ेगा? यही ना, बांग्लादेश पे क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या होगा? जाहिर है अगर इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गारमेंट्स और इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गुड्स जो कि कम्पीट करते हैं पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ या बांग्लादेश की, उनको तो वो सहूलत नहीं मिल रही। आपको तो मिली भी है, थोड़ी बहुत सहूलत मिली हुई है, मगर ज़ीरो टैरिफ्स, मगर और भी आइटम्स हैं। ये भी हो सकता है कि इंडिया ये डिमांड करे कि पाकिस्तान के ऊपर आप थोड़े से लगाएं, आप अच्छा, हमें सहूलत मिल रही है तो फिर हमें कोई एडवांटेज दें ओवर पाकिस्तान। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पूरी स्टडी कमीशन करें फौरी तौर पे कि जी इंडिया जो है इस वक्त क्या इसका जो डील हो रही है यूरोपियंस की और इंडियंस की, इसका पाकिस्तानी एक्सपोर्ट टू यूरोप क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, और क्या इंडिया कोई मांग सकता है यूरोप से? बिकॉज देखिए यूरोप का पाकिस्तान के साथ तो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के साथ तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो है ना, बन गया अब। तो अब क्या वो इंडिया डिमांड करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो आपने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है उसको आप कम करें? और देखिए उन्होंने वो जो आपको प्लस स्टेटस मिला हुआ है ना, GSP प्लस, वो प्लस क्या है? ह्यूमन राइट्स। उसका ताल्लुक डायरेक्टली विद ह्यूमन राइट्स है। इस किस्म की इश्यूज भी हैं, तो इंडियंस आर लाइकली टू प्रेस ऑन सम ऑफ दीज इश्यूज एंड देन हाउ विल द यूरोपियंस रिएक्ट, ये नहीं पता। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान शुड डू अ कमीशन स्टडी ऑन दिस। लेकिन इस पे तो एज इंडिया को मिलेगा ना, हमारी पैदावारी लागत देखें, हमारे खाम माल की कीमत देखें, फिर यहाँ एनर्जी की प्राइसेस, बिजली की कीमत देखें, तो यहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी महंगा पड़ रहा है प्रोडक्शन और फिर एक्सपोर्ट्स भी। बिल्कुल। तो और अब अगर कोई उन्होंने और इसके ऊपर अपनी जो फैसिलिटी दी हुई है वो विड्रॉ कर ली ताकि इंडिया को थोड़ी सी और एडवांटेज मिल जाए, तो फिर हमें तो बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन कहते हैं देयर इज मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स। अमेरिका इसको कैसे देख रहा होगा कि वो कह रहे हैं आप फ्यूल कर रहे हैं यूक्रेन में जो वॉर है, क्योंकि इंडिया उधर रशिया से तेल ले रहा है, इधर यूरोप के साथ डील कर रहा है, यूरोप रशिया के खिलाफ है, सो ये क्या गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है, यूरोप अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, गरज भी नहीं सकता, वो गरजेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया बड़ा खुश है कि ये डील हो रही है। यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ठूठू दिखाना चाहता है कि तू कर ला जो करना है, ऐसे इधर दौड़ जाने हैं। अच्छा। एक इंडिया भाग गए और एक चाइना भाग गए, टू ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो यूरोपियंस भी तो खड़े हो गए ना, बहुत इनफ इज इनफ। उसने बड़ी बेइज्जती कर दी है। देखिए ना, एक तरफ ट्रेड डील्स होती हैं, एक तरफ नेगोशिएशंस होती हैं, फिर बेइज्जती करना। अभी यूरोप अपने आप को एक बड़ी सिविलाइजेशन समझते हैं ना, उनको तो आदत नहीं है इस किस्म की बात सुनने की। प्राइवेटली तो आप जो मर्जी कर लें, मगर पब्लिक में बेइज्जती की है। तो आई थिंक द यूरोपियंस आर वेरी वेरी अपसेट और पर्सनल इंसल्ट है उनके लिए। तो इसीलिए वो एकदम उन्होंने ये फैसला किया है कि हम फिर चाइना के साथ भी बात करेंगे और इधर भी करेंगे, तू करके देख ले जो तू करना है। अब देखिए ना, उनको ये भी तो पता चल गया ना कि नेटो नहीं चल रहा, अब नेटो को भी तो यूरोप को चलाना पड़ेगा ना। ये अमेरिकन ने तो कह दिया बस अब हम जा रहे हैं, तुम कर लो जो करना है। तो यूरोपियंस आर वेरी अपसेट, वेरी अपसेट। तो उनकी ये जो तकलीफ है वो इंडिया की तरफ जाने से और ये चाइना की तरफ रुख करने से रफा हो जाएगी अमेरिका को आईना दिखाने में कुछ हद तक। और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटेगा ताकि ये बिल्कुल ही ओवरबोर्ड ना चले जाएं उस दूसरी तरफ। अच्छा। तो ये नेगोशिएशन में होता है। हाँ। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। अच्छा। कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर डाला इनके ऊपर, नाजायज प्रेशर, इन्होंने काउंटर करने के लिए उधर भागे। अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे हटेगा। लेकिन चाइना कंसेशंस देने के लिए तैयार नहीं है, जो आ रहा है वो अपनी टर्म्स पे डील दे रहा है। चाइना तो हमेशा अपनी टर्म्स मांगता है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना वे चाइना को स्ट्रॉन्ग किया, उसकी चाइना तो देखिए ना स्ट्रॉन्ग क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्रिक्स वाले सारे जो हैं उनको समझ आ गई है गेम की।
पहले बड़ी स्लो जा रहे थे ये, जी। अब तो बड़ी फुल स्पीड पे जा दौड़ें रहे हैं। लगी हुई हैं अब। दौड़ें लगी हुई है कि अब इंडिपेंडेंट होना है, हमने डिपेंडेंसी खत्म करनी है। हाँ। और वो क्या डिपेंडेंसी है? दैट्स द डॉलर। डॉलर के ऊपर अब अगले पूरे साल में आप देखिएगा, जी। डॉलर विल कम अंडर प्रेशर अच्छा। फ्रॉम ब्रिक्स, इंडिया, आई मीन दीज आर ब्रिक्स इज इंडिया, चाइना, ब्राजील। ब्राजील ने भी अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए अमेरिकन।